जय जिनेंद्र। कल मैंने आपको ढाई दीप समझाने का थोड़ा सा ट्राई किया था। आज हम समझते हैं उसके आगे का, क्योंकि हमें 170 तीर्थंकर की कैलकुलेशन समझनी है। तो ये हमने समझा था कि ये मिड पार्ट जो होता है इसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं। अब इस जम्बू द्वीप में यहाँ मैंने 3 क्षेत्र लिखे हैं, एरावत, विदेह और भरत क्षेत्र। हालांकि इसमें और भी क्षेत्र होते हैं, बट हम सिर्फ इजी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 3 ही आपको अभी बता रहे हैं। तो एरावत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र जिसमें अभी हम सब लोग रहते हैं, आप और हम, विदेह क्षेत्र और एरावत क्षेत्र, ये जम्बू द्वीप, राइट। इसके बाद था लवण समुद्र जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। नेक्स्ट आता है ये धात की खंड द्वीप। ये क्या है, यहाँ पर ये जो आप निशान देख रहे हो धात की खंड के बिल्कुल इधर बीच में, इधर भी ऊपर एंड नीचे, ये एक पर्वत है जिसकी वजह से ये धात की खंड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसे आप कह सकते हो कि दिस वन इज़ ईस्ट, दिस वन इज़ वेस्ट। पूर्व घात की खंड और पश्चिमी घात की खंड के नाम से ये जाना जाता है। अब इधर भी कैसे रचना है कि एक एरावत क्षेत्र यहाँ भी है, विदेह क्षेत्र यहाँ भी है, भरत क्षेत्र यहाँ भी है। सिमिलरली इसके दूसरे पार्ट में भी भरत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है और एरावत क्षेत्र है। तो जैसे जम्बू द्वीप में तो सिर्फ एक भरत क्षेत्र हुआ, एरावत एक क्षेत्र हुआ और विदेह भी एक हुआ। धात की खंड द्वीप में 2 एरावत हो गए, 2 भरत क्षेत्र हो गए और 2 ही विदेह क्षेत्र हो गए ड्यू टू डिवीज़न, इस पर्वत के कारण। इसके बाद ही कालोदधी समुद्र था एंड इसके बाद ये पुष्करवर द्वीप था। पुष्करवर द्वीप में भी बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ गया, जिसके कारण इसके 2 पार्ट हो गए थे। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, इधर भी ऐसे ही बिल्कुल धात की खंड की तरह एक पर्वत इधर है ऊपर और एक पर्वत नीचे है, जिसके कारण से इस पुष्करवर द्वीप के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, पूर्व और पश्चिम। अब इसकी रचना भी सेम वैसे ही है। यहाँ पर भी एक एरावत क्षेत्र रहेगा, एक विदेह क्षेत्र रहेगा और एक भरत क्षेत्र। और इस साइड भी क्योंकि 2 पार्टीशन है, तो सेकंड पार्ट में भी भरत क्षेत्र आएगा, विदेह क्षेत्र आएगा और एरावत क्षेत्र आएगा। तो अगर हम देखें, आई थिंक इतना समझ में आ रहा है आपको। तो जम्बू द्वीप में सिर्फ एक विदेह क्षेत्र था, एक भरत क्षेत्र और एक ही एरावत। लेकिन पुष्करवर द्वीप और धात की खंड द्वीप में 2-2 एरावत क्षेत्र हो गए। तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी है कितने भरत और कितने एरावत क्षेत्र हुए, तो एरावत क्षेत्र 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम कैलकुलेशन जाती है भरत क्षेत्र के लिए 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हमारे पास 5 भरत 5 एरावत क्षेत्र हो गए। अब हमें फोकस करना है विदेह क्षेत्र पे। ये विदेह क्षेत्र को जो आप देख रहे हो जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे 2 लाइंस हैं, ये विदेह क्षेत्र कहलाता है। इसमें हमें ये येलो पार्ट कंसीडर नहीं करना है। ये जो पिंक से मैंने हाईलाइट किया है, ये एक तरह से आप 8 नगरी समझ लीजिए। 8 इधर हैं, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, टोटल 32। 32 विदेह क्षेत्र की ये कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। तो जम्बू द्वीप में 32 हैं, और क्योंकि धात की खंड और पुष्करवर द्वीप 2-2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो विदेह क्षेत्र यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे हमारे पास 5 ही विदेह क्षेत्र हो गए और उनकी कर्म भूमियाँ 32 × 5 करेंगे तो 160 आएगा। तो इस तरीके से एक समय पे 170 तीर्थंकर इन सारी नगरियों में होंगे विदेह क्षेत्र में, और हमारे भरत क्षेत्र के जो 5 पार्ट, 5 मैंने कर्म भूमि बताई उसमें है, 5 ही एरावत में है। इस तरह से 170 तीर्थंकर एक समय पे इस वसुंधरा पे हो सकते हैं, जो तीर्थंकर अजितनाथ जी के समय पर थे। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन मुझे आपको और देनी है, बिकॉज जो कल की वीडियो थी शायद उसमें से किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि आपने ठीक से नहीं बताया था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जम्बू द्वीप को पूरा लेंगे क्योंकि मनुष्यों का आवागमन यहाँ पर है। तो मैंने एक लाइन बोली थी कि ऑल्दो हमारा जन्म भरत क्षेत्र में हुआ है, पर हम विदेह क्षेत्र तो जा सकते हैं ना। तो यहाँ जा सकने से मतलब ये नहीं है कि हम भरत क्षेत्र में बैठे हुए हैं और हमारी इच्छा है कि हमें विदेह क्षेत्र जाना है तो हम चले जाएंगे। नो, इट डजंट मीन दैट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब हम अपनी ये पर्याय पूरी कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले भवों में हम मनुष्य बनकर विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जा सकता है एरावत में भी, विदेह में भी, भरत में भी। सेकंड, उनको ऑब्जेक्शन था
कि आपने बोला मानुषोत्तर पर्वत को आप लांग नहीं सकते, तो ये आपने गलत बताया है। एक्चुअली जब आप स्वाध्याय करते हो तो कई कई जगहों पर ऐसा लिखा मिलता है कि एक राजा अपने विमान से जा रहे थे और मानुषोत्तर पर्वत पर आते ही उनका विमान रुक गया। तभी उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना या उनको समझ में आया कि मनुष्य तो मानुषोत्तर पर्वत को लांघ ही नहीं सकता, तो उनका विमान वहीं रुक गया। तो मैंने उसी रेफरेंस में आपको वो चीज़ बोली थी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, मनुष्य अगर मानुषोत्तर पर्वत से आगे नहीं जा सकता, इसका मतलब मनुष्य सिर्फ इस ढाई द्वीप में ही पाए जाते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मनुष्य सिर्फ मानुषोत्तर पर्वत तक ही जा सकता है तो इसका अर्थ ये है कि इसके बाहर तो मनुष्य होते ही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा वही था, शायद उन्होंने गलत समझा या मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। मनुष्य सिर्फ इस ढाई द्वीप में ही पाए जाते हैं। आवागमन होने से मतलब है ये हम लोगों की सीमा है, मनुष्य इसके आगे नहीं जाते, यही ढाई द्वीप की रचना है। और आवागमन होने से इतना ही मतलब है कि इस एरिया के अंदर ही मनुष्य रहते हैं और इतनी ही बड़ी सिद्धशिला होती है, जो इसका योजन जितना है मनुष्य ये ढाई द्वीप का, उतनी बड़ी सिद्धशिला होती है। तो होप ये आपको समझ में अब आ गया होगा। विदय क्षेत्र की 32 भूमियाँ हैं और धातकी खंड और पुष्करवर द्वीप में ये डबल हो जाती है ड्यू टू दिस डिवीज़न। तो ये 2 पार्ट्स में रहेगा, जम्बूद्वीप 1 पार्ट में रहेगा और इस तरीके से 5 भरत, 5 ऐरावत और 160 विदय क्षेत्र की कर्म भूमियाँ होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।